हेलो स्टूडेंट्स, नीट प्रिपरेशन में हमारा जो आज का सेक्शन है जिसमें हम एक नए सेक्शन की स्टार्ट कर रहे हैं और इस सेक्शन को हम कहते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। और ह्यूमन फिजियोलॉजी नीट के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। क्लास 11th का ये टॉपिक है एनसीईआरटी में। और ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी एक यूनिट है जिसमें टोटल 7 चैप्टर्स आते हैं। और नीट में इसका वेटेज जो है, अगर हम आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस की बात करें तो मिनिमम 15 और ऑन एन एवरेज अबाउट 15 से 18 क्वेश्चंस जो हैं वो ह्यूमन फिजियोलॉजी से बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एमबीबीएस में जाने के बाद फर्स्ट ईयर में ही ये हमारा सब्जेक्ट भी रहता है, वहाँ पर पूरा एक सब्जेक्ट बन जाता है। तो इसमें टोटल 7 चैप्टर्स आते हैं। और एनसीईआरटी की बात करें तो चैप्टर 16 से लेके चैप्टर 22, जिसमें पहला चैप्टर हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, उसके बाद ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसके बाद हमारा ब्लड सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, देन एक्सक्रीशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके बाद केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो ये टोटल 7 चैप्टर्स मिलके हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी बनता है। अब अगर हम बात करें एग्जैक्टली इस यूनिट में जाने से पहले कि इसकी एक ब्रीफिंग जानते हैं कि ये ह्यूमन फिजियोलॉजी है क्या, कहते किसको हैं। तो ये समझिए कि हमारी बॉडी में हमें ज़िंदा रखने के लिए नॉर्मली जो प्रोसेसेस परफॉर्म होते हैं, जो प्रोसेसेस रन करते हैं, उन सारे प्रोसेसेस की स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। सो ह्यूमन फिजियोलॉजी में वो लाइफ प्रोसेसेस आते हैं जो हमें ज़िंदा रखने के लिए काम करते हैं और उन्हीं को हम स्टडी करते हैं। और इन प्रोसेसेस में डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये सारे हमारे लाइफ प्रोसेसेस में आते हैं। यानी हम जब जिंदा रहते हैं, लाइव रहते हैं, नॉर्मल रूटीन में रहते हैं, तो नॉर्मली हमारी बॉडी में जो प्रोसेसेस काम करते हैं वो सब आता है किसमें, इस ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन में। और यहाँ पर हम जनरली अगर हम आपसे बात करें तो यहाँ पर जो डिस्कशन होगा वो नॉर्मल रेट और नॉर्मल फंक्शन का डिस्कशन होगा। उसमें किसी एबनॉर्मेलिटी को हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें तो नॉर्मल डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन से शुरुआत करेंगे। कुछ एक डिजीज़ेस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो फिजियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बाकी यहाँ पर हम जो है किसी पर्टिकुलर डिजीज़ का डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि फिजियोलॉजी सेक्शन ही वो है जो डिजीज़ फ्री हो। ठीक है, फिजियोलॉजी मतलब क्या है कि नॉर्मली जो फंक्शन हमारी बॉडी में चलते हैं उसी को फिजियोलॉजी कहते हैं। और अगर वो फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं, वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, कुछ ऐसा चेंज होता है जिससे उनका रेट ऑफ प्रोसेस जो है वो अफेक्ट होता है और उसकी स्टडी करते हैं, तो वो हम पैथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, सो फिजियोलॉजी द स्टडी ऑफ नॉर्मल लाइफ प्रोसेसेस रनिंग इन बॉडी, एंड पैथोलॉजी स्टडी ऑफ एबनॉर्मल लाइफ प्रोसेसेस रनिंग इन बॉडी। यानी लाइफ प्रोसेसेस जो एबनॉर्मल हो रहा है तो उसका कॉज हम स्टडी करते हैं, तो वो पैथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा कुछ डिस्कशन इसके बारे में करने की बजाय हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। और टॉपिक पे आते हैं तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले हमें ये बात ज़रूरी है कि भाई हमारी बॉडी को कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है तो उसे चाहिए एनर्जी, और एनर्जी के लिए हमारी बॉडी को चाहिए फूड। तो फूड से ही बॉडी एनर्जी ऑब्टेन करती है। तो कोई भी लाइफ प्रोसेस को रन करने के लिए, कोई भी लाइफ प्रोसेस को रूटीन में लाने के लिए हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस मतलब एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी के लिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है ताकि ये प्रोसेस रन कर सके। और फूड हमें कहाँ से मिलता है, हमारे बॉडी में जो हम कंजम्पशन करते हैं कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का, ये जो हमारे फूड में कंटेंट प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं से हमें एनर्जी मिलती है। इसके अलावा मिनरल्स और विटामिन्स भी पाए जाते हैं, लेकिन ये बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं।
और फूड बेसिकली क्या करता है, दे प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। तो या एक तो हम एनर्जी देते हैं और दूसरा ग्रोथ और रिपेयर के लिए ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। द वाटर वी टेक इन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, और साथ ही जो वाटर भी हम कंज्यूम करते हैं वो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और साथ ही हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है। डिहाइड्रेशन बहुत सीवियर कंडीशन होती है, अगर वाटर जो है बॉडी में रिड्यूस हो जाए, प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाए तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक और डेथ भी हो सकती है। तो वाटर कंटेंट को मेंटेन करना बॉडी में बहुत ज़रूरी होता है। बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स in food cannot be utilized or by broken in their original form. They have to be broken down, converted into simple substances in the digestive system. तो जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स प्रोटीन लेते हैं, ये एज इट इज़ सेल के अंदर जाके इनको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। इनको हमें छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक करना पड़ता है, और पीसेज में ब्रेक करना ये काम करता है डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसी फंक्शन को, इसी काम को हम कहते हैं डाइजेशन। तो अगर हम डाइजेशन को डिफाइन करें, सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू सिंपल माइक्रोमोलिक्यूल्स। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स बड़े ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को छोटे माइक्रोमोलिक्यूल्स में ब्रेक कर देते हैं, और वो माइक्रोमोलिक्यूल्स हमारी बॉडी में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो डिफिनीशन इसकी देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज नोन एज डाइजेशन। यानी ऐसे फॉर्म में तोड़ देना जिससे हम उनको आसानी से एब्जॉर्ब कर सकें। और ये प्रोसेस परफॉर्म करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये कैसे परफॉर्म करता है, या तो मैकेनिकली फूड को ब्रेक करते हैं, जैसे हम दांतों से चबाकर फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करते हैं, या बायोकेमिकली ब्रेक करते हैं। बायोकेमिकली यानी एंजाइम्स का यूज़ करके, HCl का यूज़ करके हम फूड पार्टिकल्स को तोड़ते हैं। तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल मैकेनिकली और बायोकेमिकली दोनों तरह से फूड को ब्रेक करता है। और जनरल अगर हम बात करें, हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा होता है इस एलिमेंट्री से कैनाल से अटैच जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो ये दोनों मिलकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट का होता है, उसके दो पार्ट पाए जाते हैं, दो पार्ट से मिलकर बनता है। एक एलिमेंट्री कैनाल जो ट्यूबुलर पार्ट होता है, कैनाल जैसा पार्ट होता है, जिसमें अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, और उस एलिमेंट्री कैनाल से अटैच डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो अलग अलग सब्सटेंस का सिक्रीशन कराती हैं और अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग प्रोसेसेस को गवर्न कराते हैं। ठीक है, तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स इनको कहा जाता है, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ये दोनों मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम को फॉर्म करते हैं। और सबसे पहले हम आते हैं किस पे? एलिमेंट्री कैनाल पे। क्या होता है? ये एक ट्यूबुलर कैनाल जैसा लंबा पार्ट है। इसकी दो ओपनिंग होती है, एक एंटीरियर ओपनिंग जिसे हम माउथ कहते हैं, एक पोस्टीरियर ओपनिंग जिसे हम एनस कहते हैं। माउथ वो पार्ट है जो बकल कैविटी में खुलता है। इसमें बकल कैविटी को हम ओरल कैविटी भी कहते हैं। इसमें बहुत से टीथ पाए जाते हैं जो फूड को क्रश करते हैं, मैस्टिकेट करते हैं। टंग पाई जाती है, उसका भी कई सारे फंक्शन हैं। और ख़ास बात आती है, माउथ ही वो ओपनिंग है जहाँ से हम फूड का इनटेक करते हैं, और उस इनटेक को इंजेशन कहते हैं। डिटेल में अगर हम जाएं इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो माउथ या ओरल कैविटी में बहुत सारे टीथ पाए जाते हैं और एक मस्कुलर टंग पाई जाती है। टीथ के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। टीथ, ह्यूमन टीथ, स्टडी ऑफ ह्यूमन टीथ इज नोन एज ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी, ये याद रखना। और ह्यूमन टीथ के 3 कैरेक्टर पाए जाते हैं। देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन टीथ। एक है हेट्रोडोंट,
डॉन्ट, दूसरा है डिफ्यूडोंट, डिफ्यूडोंट, और तीसरा है थीकोडोंट। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले अटैचमेंट के बारे में लिखा है थीकोडोंट। थीकोडोंट क्या होता है समझिएगा कि हमारा जो टीथ है वो डायरेक्टली जॉ बोन से अटैच नहीं है। जॉ बोन में सॉकेट्स पाए जाते हैं और उन्हीं सॉकेट्स में, यहाँ पर सॉकेट्स के बारे में लिखा है, जॉ बोन में सॉकेट्स पाए जाते हैं और उन्हीं सॉकेट्स में टीथ अटैच होते हैं और इसी फिनोमेना को कहते हैं थीकोडोंट। और टीथ को और सॉकेट्स को बाइंड करने के लिए, या टीथ और बोन को बाइंड करने के लिए जो एक लिगामेंट पाया जाता है जिसे हम कहते हैं पेरियोडोंटल लिगामेंट। ठीक है, क्या कहते हैं? पेरियोडोंटल लिगामेंट। ये किसको अटैच करता है? रूट ऑफ टीथ को। किससे अटैच करता है? जॉ बोन से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि जो पेरियोडोंटल लिगामेंट होता है तो रूट और जॉ बोन के बीच में थोड़ा सा स्पेस पाया जाता है। ये कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। सपोज करिए ये हमारा सॉकेट है, ये बोन वाला पार्ट है, ये सॉकेट है, इस सॉकेट में टीथ ये प्रेजेंट है। ठीक है, जो वाइट पार्ट हमें बाहर से दिखाई देता है टीथ का उसे हम क्राउन कहते हैं, और जो पार्ट जो है जॉ के अंदर होता है उसे हम रूट कहते हैं। तो ये हो गया रूट। अब मैंने बताया कि सॉकेट और रूट के बीच में यहाँ पर लिगामेंट पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं पेरियोडोंटल लिगामेंट। ठीक है, अब हमें ये दिख रहा है कि रूट और जॉ बोन के बीच में कुछ गैप दिख रहा है। ये गैप बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जब भी हम कुछ हार्ड सब्सटेंस खाते हैं या कंज्यूम करते हैं तो हमारा जो टीथ है वो थोड़ा सा एडजस्ट हो सकता है। अचानक से वो टूटते नहीं हैं। अचानक से कुछ भी ऐसा हार्ड खा लिया हो जिसके दांतों पर बहुत प्रेशर पड़ गया तो वो थोड़ा सा आगे या पीछे, लेफ़्ट या राइट, थोड़ा सा एडजस्ट होके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इससे बेनिफिट ये है कि अगर टीथ ब्रेक होगा, ठीक है, तो उससे जॉ बोन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि उससे डायरेक्टली अटैच नहीं है। तो इसीलिए जब दांत टूटता है तो जबड़े नहीं टूटते। अगर ये डायरेक्टली अटैच होता तो दांत टूटते तो हमारे जबड़े भी टूट जाते। इसी फिनोमिना को कहते हैं थीकोडोंट। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स की बात करें तो अधिकतर जितने भी मैमल्स हमारे आसपास पाए जाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स, उनमें दांत जो है वो पूरे लाइफ टाइम में 2 बार उगते हैं, 2 बार इरप्ट होते हैं। एक होते हैं मिल्क टीथ और दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ को डेसिडुअस टीथ या प्राइमरी टीथ भी कहा जाता है। प्राइमरी टीथ और परमानेंट टीथ को सेकेंडरी टीथ भी कहा जाता है। तो 2 बार उगते हैं पूरी लाइफ में। इसी फिनोमिना को कहते हैं डिफ्यूडोंट। ठीक है, उनका इरप्शन 2 बार होता है लाइफ में और इसीलिए इस फिनोमिना को कहते हैं डिफ्यूडोंट। और आता है अगला थर्ड पॉइंट, हेटेरोडोंट। ये हम देखेंगे अगले पेज पे। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम है। अभी हम एक्सप्लेनेशन में इस पे वापस आएंगे। तो थर्ड आता है हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट का मतलब है, हेटेरो का मतलब होता है मेनी, डोंट का मतलब टीथ, तो मेनी टाइप्स ऑफ टीथ, इसी को कहते हैं हेटेरोडोंट। अब किस किस टाइप के होते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्कशन किया गया है 4 टाइप जो है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर को आई से डिनोट किया जाता है, कैनाइन को सी से, प्रीमोलर को या तो पी से या तो पीएम से, और मोलर को एम से। तो समझने की कोशिश करें, अगर हम इन चारों टीथ की बात करें और इनके डिटेल स्ट्रक्चर पे जाते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंसीजर की। इंसीजर जो है ये स्ट्रेट टीथ होता है और उस पर एक शार्प एज पाई जाती है और इसी एज की वजह से ये फूड को कट कर पाते हैं। ठीक है, इंसीजर सामने के टीथ होते हैं और इनका फंक्शन होता है
फूड को कट करना, और दूसरा इनका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एस्थेटिक। एस्थेटिक यानी खूबसूरती को मेंटेन करते हैं कि किसी के सामने के दांत तोड़ दो तो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंसीजर खूबसूरती को मेंटेन करते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। हर्बीवोर्स में इंसीजर्स ज़्यादा डेवलप पाए जाते हैं, और ज़्यादा डेवलप पाया जाना हर्बीवोरस न्यूट्रिशन का ही कैरेक्टर है। दूसरे आते हैं कैनाइंस। कैनाइंस जो हैं, इनकी अगर हम बात करें, ठीक है, ये मैंने बताया कि जो पार्ट हमें बाहर से दिखाई देता है उसे हम क्राउन कहते हैं, और जो जॉ बोन में अटैच होता है वो रूट कहलाता है। तो उतना ही बड़ा पार्ट, और या फिर कुछ चीज़ में उससे भी बड़ा पार्ट रूट होता है जो हमें क्राउन दिखता है। कैनाइन जो है, इसमें सिंगल पॉइंटेड सरफेस पाई जाती है, और इस पॉइंटेड स्ट्रक्चर को कस्प कहते हैं। ठीक है, तो कैनाइन जो है, इनमें सिंगल कस्प पाया जाता है, और कस्प जो है पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है, और जितना पॉइंटेड होगा उतना ही वो फ्लैश को टीयर करने में हेल्प करता है। तो इसका फंक्शन आ जाता है टीयरिंग ऑफ फूड, जिसमें मेनली फ्लैश आता है, और इसीलिए कार्निवोरस जो एनिमल्स होते हैं उनमें कैनाइंस ज़्यादा डेवलप पाए जाते हैं। ठीक है, तो डेवलप्ड कैनाइंस का पाया जाना कार्निवोरस न्यूट्रिशन का कैरेक्टर है। थर्ड आता है प्रीमोलर। प्रीमोलर में एक से ज़्यादा कस्प पाए जाते हैं, जनरली 2 से 3 कस्प हो सकते हैं, और ये एक सरफेस प्रोवाइड करता है जहाँ पर फूड को क्रश किया जाता है। क्रशिंग ऑफ फूड, क्रशिंग ऑफ फूड जिसे हम कहते हैं मैस्टिकेशन। ठीक है, क्रशिंग ऑफ फूड जिसे हम क्या कहते हैं, मैस्टिकेशन, ध्यान में रखना। अच्छा, मेन जो है मैस्टिकेशन या फूड को क्रश करने वाला टीथ कौन सा है? प्रीमोलर। दे आर द मेन टीथ टू परफॉर्म मैस्टिकेशन। मोलर्स की बात करें, ये सबसे बड़े टीथ होते हैं। इनमें 2 से 3 रूट पाई जाती है। अच्छा, जो प्रीमोलर थे इनमें भी 1 या 2 रूट पाई जा सकती है, किसी में 1 होती है, किसी में 2 रूट होती है। मोलर लार्ज टीथ होते हैं, सबसे बड़े, 2 से 3 रूट पाई जाती है, और 4 से 5 कस्प पाए जाते हैं, और इनका भी फंक्शन होता है मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन करते हैं, लेकिन मेजर जो मेन मैस्टिकेशन का काम करता है वो प्रीमोलर होते हैं। ठीक है, हालांकि मोलर उनसे ज़्यादा बड़े पाए जाते हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं मैस्टिकेशन में, लेकिन मेन मैस्टिकेटरी टीथ जो है क्रशिंग ऑफ फूड जो करते हैं वो प्रीमोलर करते हैं। ठीक है, तो ये 4 तरह के टीथ पाए जाते हैं, और इन्हीं 4 तरह के टीथ का पाया जाना कहलाता है हेटेरोडोंट। तो हमने बता दिया इंसीजर कटिंग और एस्थेटिक, कैनाइन जो है टीयरिंग ऑफ फूड, फिर उसके बाद प्रीमोलर क्रशिंग ऑफ फूड, मोलर भी क्रशिंग ऑफ फूड। अब इन चारों टीथ को रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्मूला है, एक खास पैटर्न में इन टीथ को रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या वो खास पैटर्न है, देखते हैं। इनको रिप्रेजेंट किया जाता है एक फॉर्मूला से जिसे कहते हैं डेंटल फॉर्मूला, और ये डेंटल फॉर्मूला हर स्पीशीज़ का कांस्टेंट होता है। अगर हम मिल्क टीथ की बात करें, प्राइमरी डेंटिशन की बात करें, तो जो डेंटल फार्मूला आता है वो 2102/2102, जिसमें हम जब भी डेंटल फार्मूला लिखते हैं तो नंबर ऑफ इंसीजर, नंबर ऑफ कैनाइन, नंबर ऑफ प्रीमोलर एंड नंबर ऑफ मोलर अपॉन इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। याद रहे कि ये डेंटल फार्मूला हम एक साइड का ही लिखते हैं, तो इसको इंटू 2 कर देंगे तो आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ टीथ।
ठीक है। इसमें जो लाइन होती है, इस लाइन के ऊपर का अपर जॉ और इस लाइन के नीचे का लोअर जॉ का टीथ होता है। तो अगर हम प्राइमरी टीथ की बात करें तो हमारा जो डेंटिशन पाया जाता है, 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 0 प्रीमोलर, 2 मोलर अपर जॉ में ऑन ईच साइड, एंड 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 0 प्रीमोलर एंड 2 मोलर लोअर जॉ में ऑन ईच साइड, लोअर जॉ में ऑन ईच साइड। तो ये टोटल प्राइमरी डेंटिशन की बात करें तो 2102 यानी 5/5 यानी 10 × 2 यानी 20 टीथ पाए जाते हैं। मैंने बोला इंटू 2 क्यों किया, क्योंकि ये एक साइड का है, दोनों साइड को इंक्लूड करेंगे तो इंटू 2 यानी जो प्राइमरी डेंटिशन है उसमें 20 टीथ पाए जाते हैं। और परमानेंट डेंटिशन की बात करें तो उसका डेंटल फार्मूला 2123/2123 है, और इंटू 2 करेंगे तो ये आएगा 32 टीथ। ठीक है, 32 टीथ ये हमारा जो प्राइमरी डेंटिशन है, यानी सेकेंडरी डेंटिशन यानी परमानेंट, 2123/2123 × 2 बराबर 32 टीथ आते हैं। अब इसमें ख़ास बात क्या आ जाती है? ख़ास बात ये आ जाती है कि दोनों फार्मूला को अगर हम देखें, प्राइमरी को भी देखें, ये हमारा प्राइमरी वाला, और परमानेंट को देखें, दोनों को देखेंगे तो पता चलेगा कि प्राइमरी डेंटिशन में प्रीमोलर नहीं पाए जाते और थर्ड मोलर भी नहीं पाया जाता। ये चूँकि मोलर यहाँ पर 3 दिख रहे हैं आपको, मोलर, तो ये 3 मोलर जो होते हैं इनको कहा जाता है फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर और थर्ड मोलर। जो लास्ट होता है वो होता है थर्ड मोलर। प्राइमरी डेंटिशन में 2 ही मोलर दिख रहे हैं, फर्स्ट मोलर और सेकंड मोलर, थर्ड मोलर नदारद है। तो हम कहते हैं कि ये 2 ऐसे टीथ हैं, यानी प्रीमोलर और थर्ड मोलर, जो लाइफ में केवल एक बार ही उगते हैं और कब इरप्ट होते हैं? परमानेंट टीथ में। प्राइमरी टीथ में ये नहीं पाए जाते, और इसीलिए इन्हें मोनोफियोडोंट कहा जा सकता है। मोनोफियोडोंट यानी जो लाइफ में एक बार ही उगें। तो टोटल अगर हम करेंगे कि कितने हो गए जो एक बार उगते हैं, तो यहाँ पे 2 मोलर एक साइड में अपर जॉ, तो टोटल 4 मोलर हो गए अपर जॉ में, 4 मोलर हो गए, 4 प्रीमोलर हो गए अपर जॉ में, 4 प्रीमोलर हो गए लोअर जॉ में, 8 और थर्ड मोलर 4, तो 12 ऐसे टीथ होते हैं जो लाइफ में एक बार उगते हैं, मोनोफियोडोंट, और 20 ऐसे टीथ होते हैं जो लाइफ में 2 बार उगते हैं, डिफियोडोंट। ठीक है। एक पॉइंट और आता है कि जो थर्ड मोलर है ये वेस्टिजियल होता है। वेस्टिजियल यानी कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, और इसके अराइज होने की उम्र जो होती है 18 साल से लेके 35 ईयर्स तक होती है। इसके बीच ये अराइज हो सकता है, और इसीलिए इसे विजडम टूथ कहा जाता है। क्या कहते हैं? विजडम टूथ। किसको कहते हैं भाई? थर्ड मोलर को, क्योंकि ये उस एज में उगता है जब व्यक्ति को अपना अच्छा बुरा भला देखने सोचने समझने की एबिलिटी डेवलप हो जाती है, और इसीलिए इसे विजडम टूथ या अकल की दाढ़ कहते हैं। इसका अकल से कोई लेना देना नहीं। कभी ऐसा मत समझना कि किसी की थर्ड मोलर आए तो मतलब उसकी अकल आ गई, नहीं, ऐसा नहीं। वो इस एज में आता है कि लोग कहते हैं कि अकल आ गई है। 18 से 35 साल आदमी समझदार समझा जाता है, लेकिन वो एज मानी जाती है कि व्यक्ति को अकल आ गई है, और इसीलिए इसको विजडम टूथ कहते हैं। हालांकि इसका इंटेलिजेंस से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना। आगे देखते हैं। द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ इज मेड अप ऑफ इनेमल। इनेमल का जो वाइट सरफेस हमें दिखती है, जो वाइट पार्ट दिखता है, वो पतली लेयर होती है, उसे इनेमल कहते हैं। इनेमल ही मेनली यूज़ होती है मैस्टिकेशन में, हेल्प इन द मैस्टिकेशन ऑफ फूड, और इनेमल इज़ फाउंड टू बी द हार्डेस्ट मटेरियल इन बॉडी। और इसी के बाद जो है
इसी लेयर के नीचे जो है एक येलो लेयर पाई जाती है जिसे हम डेंटिन कहते हैं, एंड डेंटिन इज फाउंड टू बी द सेकेंड हार्डेस्ट मटेरियल इन बॉडी, और इन दोनों से कम हार्ड होता है बोन। तो अगर हम हार्डनेस का वो देखें सीक्वेंस, तो एनिमल सबसे ज़्यादा हार्ड, उससे कम हार्ड डेंटिन, और उससे कम हार्ड बोन। और एनिमल की वजह से ही टीथ इज़ द हार्डेस्ट ऑर्गन इन बॉडी, टीथ को बॉडी का हार्डेस्ट ऑर्गन कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी टीथ के बारे में, और उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आ जाता है वो है टंग को डिस्कस करना। ठीक है, टंग क्या है भाई? टंग एक जो है मस्कुलर फ्रीली मूवेबल ऑर्गन है विच इज़ अटैच टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। और ये कहाँ अटैच होता है? ओरल कैविटी यानी माउथ की जो बकल कैविटी है उसके फ्लोर पे अटैच होता है। एंड इट इज़ अटैच बाय फ्रीनुलम। फ्रीनुलम क्या है? आपने कभी टंग को ऊपर उठाओ और सामने आपको एक पार्टीशन दिखेगा टंग के नीचे, उस पार्टीशन को लिंगुअल फ्रीनुलम कहते हैं, और वो फ्रीनुलम हमारे टंग को फ्लोर ऑफ माउथ से अटैच रखता है। द अपर सरफेस ऑफ टंग है स्मॉल प्रोजेक्शंस नोन एज पेपिला। अपर सरफेस पर छोटे छोटे बहुत सारे प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जिन्हें पेपिला कहते हैं, और इन्हीं में से कुछ पेपिला के ऊपर टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। तो टेस्ट बड ऐसे जनरल सरफेस पर नहीं होते टंग की, पेपिला जो पाया जाता है पेपिला में प्रेजेंट होते हैं टेस्ट बड्स। नेक्स्ट आते हैं हम, आगे बढ़ने से पहले हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है या जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको देख लेते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की हमारी शुरुआत जो होती है वो होती है ओरल कैविटी से। उसके बाद ओरल कैविटी की जो ओपनिंग है वो है माउथ। ओरल कैविटी के पीछे जो एक चैम्बर पड़ता है उसे हम कहते हैं फेरिंग्स। तो ये आगे का पार्ट जो सीक्वेंस यहाँ पर दिया गया है, एलिमेंट्री कैनाल। फिर उसके बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। ये लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट होता है। इलियम के बाद पाया जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पर प्रेजेंट होता है। और ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बाद लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट स्टार्ट हो जाता है जिसके 3 पार्ट, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। तो कोलोन के भी 3 पार्ट हैं, यहाँ दिख रहे हैं, 4 पार्ट दिख रहे हैं। ये सारे क्या हैं? कोलोन है। कोलोन का पार्ट कौन कौन सा? ए पार्ट असेंडिंग कोलोन, बी पार्ट ट्रांसवर्स कोलोन, सी पार्ट डिसेंडिंग कोलोन और डी पार्ट सिग्मॉइड कोलोन। तो ये 4 पार्ट हो गए कोलोन के, एंड कोलोन पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। और कोलोन के बाद आता है रेक्टम, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, और उसके बाद इसकी ओपनिंग जिसे हम कहते हैं एनस। तो ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। अब इस एलिमेंट्री कैनाल से कौन कौन सी ग्लैंड अटैच होती हैं? तो सलाइवरी ग्लैंड जो माउथ में प्रेजेंट होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड हो गया, सब मैक्सिलरी ग्लैंड हो गया, और सबलिंगुअल ग्लैंड। याद रहे कि सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल ये दोनों अलग अलग ग्लैंड हैं। एक साथ नाम लिख गया है लेकिन ये एक ही ग्लैंड नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। सब मैक्सिलरी को सबमैंडिबुलर भी कहा जाता है, ये पॉइंट याद रखना। सब मैक्सिलरी इज ऑल्सो नोन एज सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, तो इनका हम डिटेल डिस्कशन आगे देखेंगे। और आगे बढ़ते हैं तो लिवर जो है ये भी एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो बाइल सिक्रेट करता है और बाइल स्टोर करता है। गॉल ब्लैडर जो लीवर की पोस्टीरियर सरफेस पर पाया जाता है।
पैंक्रियाज भी एसोसिएटेड ग्लैंड है जो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, और ये मेनली हमारे एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो मेजरली हमारे एलिमेंट्री कैनाल से अटैच पाए जाते हैं। तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा फॉर्मेशन करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल एज वेल एज उसके साथ जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो अभी बच्चों इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट जो अपना पार्ट आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसमें हम इसके बाद आगे का कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।